इस वीडियो में हम क्लास 6th की जो हमारी हिंदी की बुक है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से रीड करते हैं। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो जो मॉरिशस के हिंदू लोग थे उनमें से ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थे, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। इसलिए वहाँ पे जो हिंदी थी वो ज़्यादा प्रचलित थी। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। तो मॉरिशस की जो राजभाषा थी वो अंग्रेजी है और संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। मगर जनता वहाँ क्रियोल बोलती है, लेकिन वहाँ की जो जनता है वो क्रियोल लैंग्वेज बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। तो क्रियोल जो लैंग्वेज है उसका फ्रेंच से वही संबंध है जो भोजपुरी का हिंदी से है। और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। अगर हम क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा देखें तो वो है भोजपुरी। ठीक है, प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। वहाँ के जो भारतीय हैं वो भोजपुरी बोलते हैं और उसको समझ भी लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। और जो भारतीय हैं उनके पड़ोस में रहने वाले जो चीनी हैं वो भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। लेकिन जो मॉरिशस की भोजपुरी है वो शाहाबाद या सारन इसकी भोजपुरी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है देखो, उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं। इसमें जो ये भोजपुरी इसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीय के कारण मिली है। तो मॉरिशस में ऊख यानी कि गन्ना बोलते हैं। ठीक है, जो गन्ने की खेती और जो वहाँ का व्यवसाय है उसमें जो सफलता मिली है वो भारतीय लोगों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। तो जो मॉरिशस की ताकत है वो भारतीय लोग हैं, और जो मॉरिशस है वो क्या है, कृषि प्रधान द्वीप है। क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। कृषि प्रधान इसलिए है क्योंकि जो चीनी है वो वहाँ का प्रमुख और एक मात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। अगर भारतीय वंश के जो लोग हैं वो इस टापू में नहीं जाते तो जो ऊख की खेती है वो भी नहीं होती और फिर चीनी के कारखाने भी नहीं बढ़ पाते। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। तो भारत में हम बैठे बैठे ये नहीं जान पाते कि भी जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो कितनी प्राणवती और चिरायु यानी लंबी है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम जो है मॉरिशस जाकर अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का जो ज्ञान है उसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। जो वहाँ के मालिक थे उनकी इच्छा ये थी कि जो भारतीय लोग हैं वो भी क्या बन जाए, क्रिस्तान बन जाएं। किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। जो भारतीय लोग थे उन्होंने अत्याचार सह लिए लेकिन प्रलोभन यानी जो लालच था उसको ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। और जो भारतीय लोग थे वो अपने धर्म पर डटे रहे और जहाँ पर भगवान ने उन्हें भेज दिया उसी को ही क्या कर लिया, हिंदुस्तान बना डाला।
यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये एक ऐसी सफलता है कि भाई इस पे सभी भारतीयों को क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है। तो मॉरिशस का जो प्रत्येक ग्राम होता है उसमें प्रत्येक प्रमुख ग्राम होता है उसमें क्या होता है, शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण यानी रामचरित्र मानस का पाठ करते हैं। तो वहाँ पर रामायण यानी रामचरित्र मानस का पाठ भी किया जाता है, ठीक है, अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। तो मॉरिशस के जो मंदिर और शिवालय थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सफाई थी और सुंदर थे। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दे जितने स्वच्छ वह मॉरिशस में दिखाई देते हैं। तो फिर आगे वो बताते हैं कि अगर हम भारत में भी मंदिर और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना शुरू कर दे जितना कि वो मॉरिशस में दिखते हैं तो कितना अच्छा होगा। भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। तो भारत के जो पर्व त्यौहार है वो कहाँ पे भी प्रचलित है, मॉरिशस में भी। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन जो वर्ष का सबसे श्रेष्ठ धार्मिक त्यौहार जो बताया वो बताया शिवरात्रि को। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया। तो वहाँ पर मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका रिलेशन जो है परी से बिठाया गया है, तो और उसको जो है नाम दे दिया गया है परी तालाब, ठीक है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। तो परी तालाब जो है वो केवल तीर्थ ही नहीं है बल्कि वहाँ पर जो है पिकनिक भी आप मना सकते हो। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। लेकिन अगर आपने पिकनिक मनानी है तो वहाँ पे मांस मछली ये सब नहीं लेके जा सकते और ना ही कोई अपवित्रता का काम कर सकते हो। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कावड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब आते हैं। तो जब शिवरात्रि आती है तो जो मॉरिशस के हिंदू हैं वो क्या करते हैं, वाइट कपड़े पहन के कंधे पर कावड़ लिए जुलूस बांधकर जो है परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली यानी कि सफ़ेद, ठीक है, उजली का मतलब होता है सफ़ेद धोती, और उजली कमीज यानी सफ़ेद कमीज, और उजली गांधी टोपी पहनते हैं यानी सफ़ेद गांधी टोपी पहनते हैं। फिर उसके बाद बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन जो गांधी टोपी है वो सभी को पहननी पड़ती है उस दिन। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो जो मॉरिशस में ये परी तालाब पर जो ये मेला लगता है वो बहुत ही आकर्षण है और उसे देखने के लिए जो है अनेक धर्मों के लोग वहाँ आते हैं। तो ये जो कहानी थी ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है।